नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सच कहा था। आप पूछेंगे कैसे, हम बताते हैं। 24 में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन लेकर के आएगी। इस वक्त कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। एक राज्य में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन लागू हो रहा है। मोदी ने मनमोहन सिंह के हवाले से कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों को देगी। रिसोर्सेज मतलब पैसा, सरकारी पैसा। सरकारी पैसा निकलने का एक बड़ा रूट होता है ठेकेदारी। अब तक ठेकेदारी में धर्म नहीं देखा जाता था। सरकार ठेका देती थी, नियम से देती थी। अब ठेकेदारी में धर्म देखकर रिजर्वेशन हो सकता है। आज देश की संसद में सबसे ज्यादा हंगामा ही इस मुस्लिम आरक्षण को लेकर के हुआ। कांग्रेस के नेता रोज रोज कहते हैं कि बीजेपी वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आज बीजेपी के कई मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। हिंदू बीजेपी का प्रत्यक्ष एजेंडा है। क्या मुसलमान कांग्रेस का छिपा एजेंडा है? नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झेप के हिंदू हित की बात करती है। बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी लोग हिंदू गौरव का भगवा ध्वज उठाकर चलते हैं। मगर कांग्रेस का सच क्या है? कांग्रेस ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर 4% आरक्षण देने का रास्ता निकाला तो क्या सोचा? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? क्या देश में धर्म के नाम पर आरक्षण मिलेगा? क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस संविधान बदलेगी? क्या मुस्लिम आरक्षण किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है? याद कीजिए, मुस्लिम आरक्षण पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने 2024 की चुनावी रैली में मुस्लिम रिजर्वेशन पर कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की प्लानिंग को लेकर देश को आगाह किया था। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो SC ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। चुनावी रैलियों में ही नहीं, मोदी ने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कांग्रेस की मुस्लिम आरक्षण पॉलिसी के बारे में देश को अलर्ट किया था। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान SC ST और OBC समाज को हुआ है। कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए
सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसका मतलब बहुत से लोगों ने नहीं समझा था। मोदी ने तब हिंदुओं को डराया नहीं था, क्या मोदी ने सच बताया था? प्रधानमंत्री ने मोटे तौर पर 3 बातें कही थी। नंबर 1, कांग्रेस धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। नंबर 2, कांग्रेस धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है। और नंबर 3, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को बांटना चाहती है। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 24 के चुनाव के बीच जब मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, तब लोगों ने मजाक बनाते हुए पूछा था कि यह कैसे होगा। मंगलसूत्र वाले बयान को चुनाव पोलराइज करने वाला बयान बताया गया था, मगर 1 साल में ही वो बातें सही साबित होने लगी। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी मुस्लिम पॉलिसी की शुरुआत कर्नाटक से की है। मुसलमान ठेकेदारों को रिजर्वेशन देकर कांग्रेस ने शुरुआत की है, या कोई और प्लान है? बीजेपी ने आज कांग्रेस से यही पूछा। पार्लियामेंट में बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच तू-तू मैं हो गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप लगाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमतमाते हुए खड़े हो गए।
कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के रिकॉर्ड पर कुछ जरूरी बातें रखी। इसे सबको जानना चाहिए। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था। संविधान सभा में कहा गया था कि भारत के संविधान में कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। संविधान सभा ने तय किया कि भारत में आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक ही हो सकता है। संसद में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामे की नौबत इसलिए आई क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का कानून बनाया है और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए अगर संविधान बदलना पड़ा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? यूपी और बिहार में कांग्रेस के जिला और नगर अध्यक्षों की नई लिस्ट देखने से लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाने के लिए छटपटा रही है। राहुल गांधी के पास आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक खत्म हो गया है। कांग्रेस की कोशिश है कि 15% मुसलमान और 17% दलितों में से कम 20% का वोट बैंक कांग्रेस के पास रहे, जो कांग्रेस के लिए आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक बनाए। बीजेपी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक है। उसी आइडियोलॉजी वाले वोट से बीजेपी कितनी भी घटी लेकिन 100 से नीचे नहीं गई। 2009 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे खराब रहा, फिर भी उसे 116 सीटें मिली थी। आइडियोलॉजी वाला वोट नहीं होने से कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से 100 से ऊपर नहीं जा सकी। देश में इन्होंने भ्रम राहुल गांधी ने फैलाया, नकली संविधान लेकर के पब्लिक को भ्रम फैलाया। संसद के अंदर कांग्रेस सहित सब लोगों ने संविधान की कसम खाया। अब वो असली चेहरे आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या भारत को? राहुल गांधी अगर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें जब तक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, कोई माइका लाल राहुल गांधी पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल सकता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से संविधान की मिनिएचर कॉपी लेकर घूम रहे हैं। राहुल कहते हैं कि बीजेपी वाले संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन वो होने नहीं देंगे। अब बीजेपी कह रही है कि असल में राहुल गांधी की पार्टी संविधान बदलना चाह रही है ताकि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सके। बीजेपी अब उस पिच पर बैटिंग करने उतरी है जिस पिच पर राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से बैटिंग कर रहे हैं। संविधान बचाओ पिच पर उतरने से बीजेपी ने वहां से जाति वाली टॉपिक को हटाकर वहां धर्म वाला टॉपिक कर दिया है। अब ये पिच बीजेपी के लिए फेवरेबल है, उसे मजा आ रहा है। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। बात कर्नाटक से निकली है, लेकिन अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस की पूरी मुस्लिम पॉलिसी के चीर फाड़ करने का मौका मिला है। उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के बात बिहार चुनाव तक भी पहुंच गई है और इफ्तार की दावतों को भी टेलीस्कोप से देखा जा रहा है।
कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए सोनिया गांधी अखिलेश यादव के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में जाती हैं। लालू तेजस्वी यादव को बिहार में मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए तेजस्वी दरभंगा और पूर्णिया में घूम घूम कर इफ्तार पार्टी करते हैं। लालू राबड़ी ने पटना में अपने घर दावत नहीं दी, इस बार उन्होंने आरजेडी के ही नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का घर चुना ताकि मुस्लिम वोट की बात मुसलमानों के बीच ही की जाए। अब नीतीश कुमार 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करने की तैयारी में है, चुनाव है तब तैयारी में है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम यदि किसी किया है तो हमने किया है। ना मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। जो हमारे वक्त का जितनी प्रॉपर्टी आप हथिया लीजिएगा, मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी आजादी के टाइम से लेकर अब तक उसको आप भारत सरकार के सुपुर्द सौंपना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने किया है काम। 2005 में जब 5 के बाद जब आए थे नीतीश कुमार, उनका पहला टर्म था कि उन्होंने किया, मगर मुसलमान के प्रति जो बिल आया है वो घोर माने निंदा है। उस पर ये सेकुलर के नाम पर वोट जो ले रहे हैं, इनको चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को ये सीधा साफ करना होगा। हिंदुस्तान की मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक तीसरा कोण भी है। हैदराबाद के सालारे मिल्लत का बेटा हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों के लिए नकीबे मिल्लत बनाने की ख्वाहिश रखता है। यंग एंड अग्रेसिव मुसलमान लड़कों के गर्म खून में उबाल कैसे लाया जाता है, ये असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कोई नहीं जानता। ओवैसी की नजर इन दिनों बिहार पर है। बात मुस्लिम आरक्षण की निकली है तो बिहार के पॉलिटिकल तालाब की थाह लेने के लिए ओवैसी वहां भी ढेला फेंक रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग बीजेपी से पूछिए, बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर? वहां खत्म करके दिखाइए। बिहार में नहीं मिल रहा है क्या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में? जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, इनकी टीडीपी के साथ पावर में आंध्रा में, चलिए वहां करके दिखाइए। नहीं करिए, करके दिखाइए भाई। आप तो नायडू तो आपके एनडीए में है ना, उनको बोलिए। हाँ, हर जगह कर रहे हैं आप, और गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। बड़े ओवैसी साहब नीतीश और नायडू का रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी बीजेपी के लिए ये दोनों नेता बैसाखी की तरह हैं। बीजेपी उनको नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती है, लेकिन ओवैसी गलत हैं। हिंदू कॉज और हिंदू राष्ट्र का दायरा पॉलिटिकल रिंग से आगे निकल चुका है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र वाले लोग हैं। डिवीजन एकदम क्लियर होने लगा है। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे? जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मुस्लिम तुष्टीकरण का शोर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र का डेसिबल भी उतना ज्यादा हाई हो रहा है। हिंदू राष्ट्र के थॉट की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई तो वहां भी हिंदुओं का ही मुद्दा उठा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उससे संघ चिंतित है। संघ जब ऐसी चिंता सार्वजनिक करता है तो वो सिर्फ चिंता नहीं रहती, संघ को आगे क्या करना है इसका प्लान भी तैयार होता है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से।
और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड हिंदुत्व के सिंबल हैं। यूपी में योगी सरकार के 8 साल इस बात के सबूत हैं कि हिंदू अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। अखिलेश यादव योगी के ऊपर रोज तंज मारते हैं। अखिलेश रोज योगी की आलोचना करते हैं। अखिलेश रोज यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरें उड़ाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? यूपी में जब भी चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ रेस में आगे निकल जाते हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। मेरठ मर्डर केस में आज बड़ी सनसनीखेज खबर आई। मुस्कान रस्तोगी जिस जेल में बंद है, उस जेल के सीनियर जेलर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बातें बताई। जेल में मुस्कान और साहिल एक साथ रखे जाने की जिद करते हैं। दोनों नशे के लिए पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हैं, खाना पानी छोड़ने की धमकी देते हैं। मेरठ की मर्डर मिस्ट्री में क्या नया ट्विस्ट आया है, बाकी बातें आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्कान कस्टडी में क्या कर रही है? साहिल ने जेल से क्या डिमांड की? मुस्कान और साहिल का जेल में रूटीन कैसा है? मुस्कान और साहिल के जेल में 6 दिन 144 घंटे और 8640 सेकंड कैसे गुजरे? जेल में आने के बाद मुस्कान को क्या अपने पति सौरभ राजपूत के 18 टुकड़े करने का पछतावा है? साहिल ने जेल में पुलिस वालों को क्या बातें बताई हैं? सौरभ राजपूत के मर्डर का प्लान बनाने में क्या वही दोनों शामिल थे या कोई और भी था जो उन्हें इसके लिए मेंटली उकसा रहा था? 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को मेरठ जेल लाया गया था। पहले 24 घंटे दोनों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस वालों को बहुत परेशान किया। दोनों ने जेल में साथ रहने की डिमांड की। पुलिस ने जब कई घंटे तक उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी की तो मुस्कान और साहिल ने पैंतरा बदला। दोनों सूखे नशे की डिमांड करने लगे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। नशा नहीं देने पर जेल कर्मियों से झगड़ा करने लगे। बताते हैं कि मुस्कान पागलों जैसी हरकतें करने लगी। यह देखकर जेल अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि दोनों नशे के आदी हैं। लिहाजा वहां डॉक्टर को बुलाया गया और दोनों को नशा मुक्ति केंद्र की सलाह पर दवाइयां दी गई। 20 तारीख से दोनों की काउंसलिंग जेल में ही शुरू कराई गई। जेल में आने के पश्चात उनकी काउंसलिंग कराई गई, डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, दवाइयों की आवश्यकता थी, विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां दी गई तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा कराया गया तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है और अब उनकी दिनचर्या जेल मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से चल रही है। हमारा सिर्फ दायित्व है सुरक्षा का, जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा हमारा दायित्व है कि उनको हम चिकित्सा जितनी आवश्यकता है वो दें। नशे की यदि आदत है, नशे वाले बंदी आते हैं उनको नशा छुड़वाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं इनकी की गई हैं। काउंसलिंग बंदियों की जाती है, इनकी भी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान दोनों का दोस्त बनकर पुलिस वालों ने मुस्कान और साहिल से बात की। सौरभ राजपूत के मर्डर की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश की। वो कब से नशे की गिरफ्त में है, ऐसी तमाम बातें समझने की कोशिश की। मेरठ जेल के अंदर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
मुस्कान और साहिल 6 साल से नशे की गिरफ्त में थे। दोनों ने 2019 में सूखा नशा लेने की शुरुआत की थी। 3 मार्च की रात भी मुस्कान ने सूखा नशा लिया था। सौरभ के सीने में 3 बार खंजर मारने से पहले साहिल और मुस्कान ने हैवी नशा किया था। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने कसोल की ट्रिप नशे के लिए ही प्लान की थी। हालांकि ये बातें मेरठ जेल कर्मियों को ऑफ द रिकॉर्ड दोनों ने काउंसलिंग के दौरान बताई हैं। ये दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों ने इनका इलाज शुरू करवा दिया है, अब दवाई चल रही है, लेकिन क्या जब ये आए थे नशे की डिमांड कर रहे थे कि मुझे नशा चाहिए, या किसी को लत होती है तो वो छटपटाता है, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड करी है कि इनको कोई नशा चाहिए? नहीं, कारागार में नशा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसी डिमांड का कोई मतलब है। ये है कि जब आए थे तो नशे की हालत में थे, चिंता में थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से काफी सुधार है। दिनचर्या नियमित रूप से उनकी चल रही है। अब सवाल उठता है कि मुस्कान को नशे के दलदल में किसने धकेला। इस पर 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये कि मुस्कान और साहिल का रीयूनियन 2019 में हुआ था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो 2019 से सूखा नशा लेने लग गई थी। मतलब साहिल से रीयूनियन के बाद से ही मुस्कान नशे की गिरफ्त में आई। साहिल कब से नशा लेता था, ये बात क्लियर कट पुलिस नहीं बता रही, लेकिन एक बात पुलिस ने क्लियर कर दी है कि साहिल सूखा नशा लेता है। वो इंजेक्शन से भी नशा लेता है, मतलब वो ड्रग एडिक्शन का केस है। मुस्कान के नशे की गिरफ्त में फंसने की दूसरी थ्योरी ये है कि लंदन में नौकरी के दौरान सौरभ ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। जब वो मेरठ आता था तो यहां भी ड्रिंक करता था, उसी के साथ मुस्कान भी ड्रिंक करने लगी। अब कौन सी थ्योरी गलत है और कौन सी सही, ये बात तो जांच में सामने आएगी। लेकिन एक बात 100% सही है कि मुस्कान की जिंदगी में साहिल की री एंट्री के बाद से ही वो सूखे नशे की गिरफ्त में आई। तो क्या नशा, दोस्ती, अवैध संबंधों के लिए सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ? अब तक की जांच में मेरठ पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सौरभ राजपूत का मर्डर वेल प्लान्ड था। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इस वेल प्लान्ड मर्डर में मुस्कान और साहिल ही शामिल थे या तीसरा कोई और था। तीन 4 की दरमियानी रात करीब 12 बजे सौरभ राजपूत का बेरहमी से मर्डर किया गया। 4 को दोनों ने बॉडी को 18 टुकड़ों में काटा और ड्रम में भरकर शिमला चले गए। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दोनों ने बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान भी नवंबर में ही बना लिया था। तो फिर बॉडी को ड्रम में ही छोड़कर हिमाचल क्यों निकल गए? क्या उन्हें किसी और ने भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा बचा हुआ काम यानी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम वो कर देगा? वरना जब सौरभ को मारने की प्लानिंग इतनी बड़ी थी तो उन्हें यह पक्का पता रहा होगा कि 12 दिन बाद जब वो मेरठ लौटेंगे तब घर में बदबू फैलने लगेगी। 2025 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है जितनी अभी तक बताई जा रही है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और चाकुओं से 18 टुकड़े भी कर दिए। मुस्कान की मिस्ट्री में अभी कई दांव पेच हैं जिन्हें पुलिस को सुलझाना है। देखिए, अभी तक एविडेंस में कहीं से भी तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है। एक वेल प्लान्ड मर्डर था और पूरी तरह से मुस्कान ने इसको एग्जीक्यूट किया था। उसने साहिल ने इसका कंप्लीट साथ दिया है। साहिल सुपरस्टिशियस था और इस चीज़ का फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया है इसमें, और कहीं ना कहीं लोगों ने प्लानिंग की है, क्योंकि जो सीमेंट खरीदना अकेले कोई कर नहीं सकता, सीमेंट से लेके सारी प्लानिंग करना। इन्होंने नवंबर में भी प्लान किया था इसको गाड़ने का, दोनों साथ ही मिलकर घूम रहे थे कि जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग थी, वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब इनका पूरा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था इनका, जिसकी वजह से ये लोग मतलब बहुत श्योर थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने गलती की, उसकी वजह से ये। सौरभ के मर्डर से पहले का चैट क्या है? जिंदा मुस्कान साहिल की मरी मां कैसे बन गई? मुस्कान ने स्नैपचैट को कैसे टूल बनाया? मेरठ पुलिस ने 6 दिनों में जो कुछ भी पता लगाया है उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि मुस्कान बहुत शातिर हसीना है। पुलिस ने अब तक मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। मुस्कान की पहली चैट में क्या है वो पहले देखिए। राजा बच्चे, हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने। अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे, सब बिगड़ गया है। बच्चे, तो गुड़िया का ख्याल रखियो।
बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी। अब राजा बच्चे, अब मुस्कान की दूसरी चैट दिखाते हैं। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा। बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण। अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। हम आपको बता दें कि जांच में निकलकर यह सामने आया था कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई थी। एक फर्जी आईडी उसने खुद अपने नाम से बनाई थी, दूसरी फर्जी आईडी उसने अपनी मां के नाम से बनाई थी और तीसरी फर्जी आईडी उसने अपने भाई के नाम से बनाई थी। इसमें जो दोनों आईडी थी अपनी मां और भाई की, उसके जरिए वो साहिल को यह दिखाती थी कि मेरे मां और मेरे भाई को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो तीसरी आईडी मुस्कान की खुद की थी, जो कि उसने दूसरे नाम से बनाई हुई थी, उसमें वो साहिल से इस तरीके से बात करती थी कि साहिल की मां अवतरित होकर मुस्कान के जरिए साहिल तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। इस तरह की चैट वो साहिल से करती थी और साहिल को ये बताती थी कि तुम्हारी मां मेरे स्नैपचैट के जरिए तुमसे बात करना चाह रही है। और साहिल को इस तरीके के मैसेज भेजे थी। वो टेक्स्ट इंडिया टीवी के हाथ लगा है, जिसमें स्नैपचैट में यह कहा, मुस्कान ने साहिल की मां बनकर साहिल को जो मैसेज किया, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। यह मैसेज मुस्कान ने साहिल को स्नैपचैट पे किया और इस तरीके से किया कि बात जो है वो मुस्कान नहीं बल्कि साहिल की मरी हुई मां कर रही है। मुस्कान ने दूसरी चैट में साहिल की मरी हुई मां बनकर लिखा है कि इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। 18 मार्च को गिरफ्तारी के दिन भी पुलिस को मुस्कान और साहिल ने ऐसी ही बात बताई थी। नशीली दवाओं वाली कोफ्ते की सब्जी खाने के बाद जब सौरभ राजपूत करीब 11:30 बजे बेसुध होकर बेड पर सो गया, तब मुस्कान ने फोन कर साहिल को घर बुला लिया। साहिल से यही कहा कि सौरभ का वध तुम्हारे हाथों ही लिखा है, लिहाजा तुम ही पहला हमला करो। मुस्कान ने कहा कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने चाकू पकड़ा। पहले मुस्कान ने सौरभ के दिल को टारगेट कर चाकू दबाया और साहिल ने ऊपर से प्रेशर डाला। दोनों ने ताबड़तोड़ 3 बार करके सौरभ का दिल छलनी कर दिया। इसके बाद सिर को धड़ से अलग किया, हाथ और कलाई काटी, फिर सिर और हाथ लेकर दोनों साहिल के घर चल दिए। पुलिस का दावा है कि मुस्कान को यह पता था कि साहिल दैवीय शक्तियों पर बहुत विश्वास करता है, लिहाजा उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई और दैवीय शक्ति के आदेश को हथियार बनाकर साहिल को कन्विंस किया कि जो कुछ दोनों करने जा रहे हैं वो दैवीय इच्छा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान उर्फ मुस्की हद दर्जे की शातिर महिला है। साहिल अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान को प्यार से मुस्की कहा करता था और उसका नंबर भी मोबाइल में इसी नाम से सेव किया हुआ था। मुस्कान के कुछ और मैसेज भी सामने आए हैं। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज इशारा करते हैं कि मुस्कान अब सौरभ से पिंड छोड़ाना चाहती थी और बाकी जिंदगी साहिल के साथ गुजारना चाहती थी। इस साजिश का प्लान उसने नवंबर 2024 में ही बनाना शुरू कर दिया था। सौरभ को मारने का पहला प्लान 25 फरवरी को बनाया। उस दिन मुस्कान का बर्थडे था। प्लान फेल हो गया क्योंकि सौरभ ने शराब नहीं पी। दूसरा प्लान उसने 28 फरवरी को बनाया। सौरभ ने फिर शराब पीने से मना कर दिया। तीसरा प्लान उसने 3 मार्च को बनाया, जिस रोज बेटी के एग्जाम खत्म हुए थे। इस बार सौरभ घर से खाना लेकर आया और मुस्कान ने उसी में नशे की गोलियां मिला दी। अब 3 मार्च को मर्डर से चंद मिनट पहले का वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक में अपने घर से खाना लेकर आ रहा है। उसी रात सौरभ का मर्डर हो गया। मुस्कान ने पहले से घर में नशीली दवाएं और मीट मुर्गा चॉप करने वाले 2 चाकू रखे हुए थे। खुलासा ये भी हुआ है कि नशीली दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन में भी मुस्कान ने हेराफेरी की थी। मुस्कान ने अपने फोन से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और स्नैपचैट समेत तमाम सबूत मिटा दिए थे, लेकिन साहिल ने उनके स्क्रीनशॉट्स अपने मोबाइल में ले रखे थे और वही फोन की जांच में पुलिस के हाथ लग गए। इस तरीके की चैट जो है मुस्कान साहिल की मां बनकर साहिल से किया करती थी और इसी तरीके से साहिल को इस पूरी साजिश के अंदर शामिल किया मुस्कान ने। जो स्नैपचैट में आईडीज बनी हुई थी, उनकी जो चैट थी, उनको भी
मुस्कान ने डिलीट कर दिया था, लेकिन साहिल ने उनके कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे थे और यही स्क्रीनशॉट मोबाइल फोन से रिकवर हुए हैं। ये 27 फरवरी का वीडियो है जिसमें सौरभ अपनी बेटी के बर्थडे की शॉपिंग करवा रहे हैं। ब्रह्मपुरी की एक दुकान में सौरभ अपनी बेटी और दोस्त के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहां मुस्कान नहीं है। सौरभ और मुस्कान की बेटी का बर्थडे 28 फरवरी को था।